गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कई स्टूडेंट्स ने मांग की कि गॉस का प्रमेय स्टार्ट किया जाए। तो गॉस का प्रमेय यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है और इससे कम 3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो गॉस के प्रमेय को आज स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो गॉस को प्रमेय को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं क्षेत्रफल सदिश को। तो हम समझेंगे पहले क्षेत्रफल सदिश और इसे हम कहते हैं एरिया वेक्टर। देखिए ध्यान से, तो क्षेत्रफल सदिश शब्द लगा दिए, क्वेश्चन भी बन जाता है कि क्षेत्रफल सदिश सदिश राशि है या अदिश राशि, ठीक ना। तो इसकी परिभाषा के साथ ही ये क्लियर हो जाएगा कि क्षेत्रफल सदिश किस प्रकार की राशि है। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है, क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के समान व दिशा पृष्ठ या समतल भी कह सकते हैं, पृष्ठ पर खींचे गए लंब की दिशा में होती है, लंब की दिशा में होती है। तो फिर एक बार जान लीजिए, क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ या आप कह सकते हैं समतल के क्षेत्रफल के समान वह दिशा समतल पर खींचे गए लंब की दिशा में होती है। इसे वेक्टर ए से व्यक्त करते हैं, याद रखिएगा, क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि होती है, ठीक ना। अब ये हो गया कि क्षेत्रफल सदिश को हम किस सूत्र से व्यक्त करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ आप लोगों को पढ़ाई जाती है, आप लोगों को मालूम होगा कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, लेकिन यहाँ तो हमने कह दिया कि ये सदिश राशि है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाता है किसी भी अदिश राशि को सदिश में बदलने के लिए उसमें इकाई सदिश से गुणा कराया जाता है। तो इकाई सदिश को हम कैप से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे एन जो है, एन कैप जो हम लिख रहे हैं वह क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल सदिश है इसके लिए इकाई सदिश है। तो वेक्टर ए बराबर होता है एन ए एन कैप, जहाँ मॉड एन कैप बराबर 1 होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी इकाई सदिश का परिमाण सदैव 1 होता है। तो क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए बराबर आपका होगा ए एन कैप, जहाँ ए इस क्षेत्रफल सदिश का परिमाण और एन कैप क्षेत्रफल सदिश पर खींचे गए लंब की दिशा में इकाई सदिश है, ठीक ना। अब हम यहाँ से सीखते हैं गॉस के प्रमेय का अगला टॉपिक, जहाँ पे हमें घनकोण सिखाया जाता है। तो हम क्या सीखेंगे, घनकोण या सॉलिड एंगल। तो अगला टॉपिक है हमारा आपका घनकोण। तो घनकोण है क्या, देखिए, अगर हम एक गोला ले लें, गोला अगर आपका ले लें और गोले पर एक छोटा सा गोला लिया जाए तो इसे हम कहते हैं क्षेत्रफल अवयव। देखिए, क्षेत्रफल अवयव कई तरीके से लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम गोलियाँ लिए हैं और ये आपका क्षेत्रफल अवयव होगा। इस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा। अगर इस क्षेत्रफल अवयव जो है इसके बाहरी भागों को अगर इस केंद्र से मिला दिया जाए तो ये एक शंकु बनता है और यही शंकुकोण आपका
घनकोण कहलाता है, जिसे हम डी ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ठीक ना। चलिए, तो इस आधार पर इसे निम्नोक्त परिभाषित कर सकते हैं कि गोले के पृष्ठ पर लिए गए किसी क्षेत्रफल अवयव के बाहरी भाग को गोले के केंद्र से मिलाने पर बने शंकु का शीर्ष कोण घनकोण कहलाता है। और याद रखिएगा, घनकोण को हम डी ओमेगा से व्यक्त करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है कि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ए, वह गोले के त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो इस पर लिए गए जो क्षेत्रफल अवयव होगा, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लिख रहे हैं कि चूंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, कलम आज कम चल रहा है इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अनुक्रमानुपाती होता है अतएव लिख रहे हैं। ठीक ना। अतएव गोले के पृष्ठ पर लिए गए क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल हम इसको डेल्टा एस या डी एस भी मान सकते हैं। डी एस गोले के त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। गोले की त्रिज्या स्मॉल आर की अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं यहाँ कि डी एस प्रोपोर्शनल टू की वर्ग यहाँ ऐड कर लीजिएगा, कि वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डी एस प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। जब डी एस को बराबर में बदलेंगे तो यहाँ एक नियतांक की कार्य करे कि हम मान रहे हैं ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आपका के बराबर हो जाएगा डी एस बाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, डी एस बाई जो आर स्क्वायर होता है, इसी को गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण कहा जाता है। तो ये हम लिख लेंगे कि डी एस बाई आर स्क्वायर को ही गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण कहते हैं।
या अंतरित घनकोण को व्यक्त करता है। अब देखिए, चूंकि जो गोले के पृष्ठ पर आप क्षेत्रफल अवयव लेंगे वह बहुत छोटा होगा, इसलिए घनकोण भी छोटा होगा। तो इसे हम ओमेगा से तो व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ डी ओमेगा से व्यक्त करेंगे क्योंकि छोटा है, अंतरित करता है। अतः डी ओमेगा क्या है? ये डी ओमेगा घनकोण है। घनकोण डी ओमेगा बराबर डी एस बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, अगर आप इसे हल करते हैं तो डी एस बाई आर स्क्वायर, ये भाई कोण है, ऐसे ही जान लीजिए कोण जो होता है उसका कोई मात्रक, यहाँ तो मात्रक हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देखिए उसका कोई बीमीय सूत्र नहीं होता, अर्थात वो एक विमाहीन राशि होता है। ठीक ना, तो यहाँ हम सीधे से लिख रहे हैं रिमार्क में, याद रखिएगा। कोण का मात्रक आपको रेडियन पढ़ाया जाता है, जबकि घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे घनकोण एक विमाहीन राशि है, यानी इसका कोई बीमा नहीं होता। घनकोण एक विमाहीन राशि है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। याद रखिएगा, घनकोण एक पूरक राशि भी है। ठीक ना, स्टेरेडियन होता है। अब देखिए, यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक स्टेरेडियन की परिभाषा। ठीक ना, तो स्टेरेडियन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। तो आप यहाँ लिखिएगा कि चूंकि घनकोण बराबर, तो घनकोण को हमने यहाँ डी ओमेगा से व्यक्त किया था, आप चाहें तो ओमेगा से भी व्यक्त कर सकते हैं, क्या, डी एस बाई आर स्क्वायर। अब देखिए, यदि डी एस क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपका, क्षेत्रफल अवयव का, तो इसका क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर जिसे आप कहते हैं। और जो ये आर है, इसका मात्रक आप जानते हैं त्रिज्या है, तो क्या, मीटर। अगर डी एस 1 मीटर स्क्वायर और आर को भी 1 मीटर रखा जाए, तो आप जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर बटा 1 मीटर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और ये बराबर होगा डी ओमेगा के स्थान पे हम 1 का 1 लिखेंगे। चूँकि डी एस बाई आर स्क्वायर, ये देखिए डी एस बाई आर स्क्वायर है, तो ये घनकोण को व्यक्त कर रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं स्टेरेडियन। ठीक, इस आधार पे हम परिभाषित करेंगे। तो ये हम लिख रहे हैं, इस आधार पर एक स्टेरेडियन को निम्नवत परिभाषित कर सकते हैं। एक स्टेरेडियन को निम्नवत परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे परिभाषित करेंगे, चलिए, तो हम कहेंगे कि एकांक त्रिज्या के, ध्यान दीजिए हमने क्या किया, त्रिज्या को एकांक माना, यानी 1 मीटर माना, और गोले के क्षेत्रफल पर जो लिया गया क्षेत्रफल अवयव था, उसके क्षेत्रफल को हमने कितना माना, 1 मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे एकांक माना। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि एकांक त्रिज्या के किसी गोले पर लिए गए किसी क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल यदि कितना हो, एकांक हो, तो गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण का मान कितना होगा, 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा या होता। चलिए, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे अब आप सोचिए, हमने आपको कहा कि डी ओमेगा बराबर, यानी घनकोण डी ओमेगा बराबर डी एस बाई कितना, आर स्क्वायर। ये यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि डी ओमेगा क्या है, तो गोले पर लिए गए क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल अवयव द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण है। डी एस क्या है, इस गोले के पृष्ठ पर लिए गए क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल है, और आर क्या है, त्रिज्या है। अब देखिए, अगर इस संपूर्ण गोले को ही हम अगर मान लें, इस संपूर्ण गोले द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित घनकोण ज्ञात करना हो, तो हम डी एस बराबर क्या रखेंगे, इस क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिखेंगे
संपूर्ण गोले के कारण केंद्र पर अंतरित घनकोण ओमेगा बराबर। अब देखिए ds का मान कितना लेंगे हम, अगर त्रिज्या कितनी हो r हो तो पूरे गोले का ना यहाँ पे क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² हो जाएगा और बटा कितना r²। यहाँ हम लिख लेंगे कि जहाँ r गोले की त्रिज्या है। ठीक, अब देखिए r² से r² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ओमेगा बराबर आएगा 4π स्टेरेडियन। अब ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि संपूर्ण गोले द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण का मान 4π स्टेरेडियन होता है। और ये क्वेश्चन आने वाले समय में आपको फिर एक बार पढ़ना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसी चीज़ को। अतः संपूर्ण गोले द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण 4π स्टेरेडियन होता है। 4π स्टेरेडियन होता है। चलिए, तो अगला हेडिंग है किसी अनियमित पृष्ठ के लिए घनकोण। तो देखिए कैसा हम इसको प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अनियमित पृष्ठ मान लीजिए, कैसा भी आप ले सकते हैं ऐसे, ठीक, कैसे भी जैसे भी आपको खींचे अनियमित पृष्ठ ले लेंगे। ठीक, और फिर हम क्या करेंगे, इसका अनियमित पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लेंगे। ठीक ना। अब हम क्या करेंगे कि इसके कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई इसका केंद्र है जिसे हम O से व्यक्त कर रहे हैं, और यहीं पे हमें क्या करना है, घनकोण प्राप्त करना है। तो इसका हम क्षेत्रफल कितना माने हुए, S। चलिए, तो एक एक लाइन लिखते भी चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम मानेंगे कि माना एक अनियमित पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल S है कि किसी बिंदु O पर घनकोण ज्ञात करना है। घनकोण ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा, यही से आपका गॉस का प्रमेय शुरू होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इस अनियमित पृष्ठ पर हम कहीं एक आपका गोलीय क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे। ठीक, और इसका क्षेत्रफल मान लेंगे। तो चूंकि गोलीय जो आपका क्षेत्रफल अवयव जो लिया जाता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए इसके क्षेत्रफल को हम ds से व्यक्त करते हैं। ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, अगर हम वहाँ पे ज्ञात करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए बिंदुओं पर घनकोण ज्ञात करना। देखिए ध्यान से, घनकोण ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया था, सबसे पहले इस अनियमित पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव लेंगे और इसका क्षेत्रफल ds मान लेंगे। तो क्या लिखा हमने, घनकोण ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम अनियमित पृष्ठ के किसी बिंदु P पर, कोई भी बिंदु मान सकते हैं आप, किसी बिंदु P पर
एक क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, एक क्षेत्रफल अवयव, हम इसको ds मान लें, ds लेते हैं। ठीक, जब आप इसको ds मान लेंगे तो अब आप क्या करिएगा कि जो अगर आपने इसे बिंदु P पर माना है तो आप क्या करिएगा कि O को P से मिला दीजिए। ये P आपने माना है तो O को क्या कर दीजिए, P से मिला दीजिए। तो हम यहाँ उसको लिखेंगे। तत्पश्चात O को P से मिला देते हैं। अब हम क्या करेंगे, OP का मान लेंगे, यानी आपने O से जो P को मिलाया तो इस OP की लंबाई मानेंगे। तो हम यहाँ मान लें कि माना OP बराबर R। अब कोई दिक्कत, जैसे ही आप R मानेंगे तो आप क्या करिए, अब हम क्या करेंगे कि बिंदु P को आगे की ओर बढ़ाएंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो O को P से मिला रहे हैं तो OP को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाइए और बिंदु P पर एक लंब खींचिए ऐसे। ठीक, जो क्षेत्रफल सदिश को दिशा को व्यक्त करता है। आपको मालूम होगा हमने कहा था कि क्षेत्रफल सदिश ऐसा सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के समान तथा दिशा क्षेत्रफल सदिश पर खींचे गए क्षेत्रफल पर खींचे गए लंब की दिशा में होती है। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, अब OP को आगे की ओर बढ़ाकर बिंदु P पर एक लंब खींचते हैं। और वह लंब किसको व्यक्त करेगा, तो वह लंब क्षेत्रफल सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा। बिंदु P पर एक लंब खींचते हैं जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा को व्यक्त करता है, जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा को व्यक्त करता है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो हमने इसको आगे की ओर बढ़ा दिया, तो इस बढ़े हुए भाग और इस क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण हम कितना मान लें, थीटा मान लेंगे। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे, माना OP के बढ़े भाग तथा वेक्टर ds, वेक्टर ds क्या है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा के बीच का कोण थीटा है, के बीच का कोण थीटा है। ठीक, और जैसे ही थीटा मानेंगे तो आप समझ गए होंगे कि चूंकि जब हम क्षेत्रफल सदिश लेते हैं तो क्षेत्रफल सदिश में हम सदैव उसके क्षैतिज भाग को लेते हैं। तो ऐसे में जब यहाँ पे कोण आपने कितना कर लिया, थीटा कर दिया, तो इस क्षेत्रफल सदिश के दो अवयव होंगे। अगर हम यहाँ पे एक लंब खींचते हैं यहाँ पे, तो इसके दो अवयव होंगे। पहला होगा ds cos थीटा, जिससे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज घटक, और दूसरा होगा ds sin थीटा, जो होता है ऊर्ध्व घटक। तो दो प्रकार के घटक होते हैं आपके, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। ठीक ना, तो अब हमें ये समझना है कि जब एक क्षैतिज घटक है, एक ऊर्ध्व घटक है, तो हम यहाँ पे क्षैतिज घटक ही क्यों लेते हैं, तो ये क्या करता है कि इसमें हम इसके क्षैतिज घटक को ही लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, माना OP के बढ़े भाग तथा वेक्टर ds के दिशा के बीच का कोण कितना है, थीटा है। अतः अंतरित घनकोण d ओमेगा बराबर, तो आप क्या लेंगे, क्षेत्रफल का क्षैतिज घटक ds cos थीटा और बटा क्या होता है, त्रिज्या का वर्ग, तो r स्क्वायर।
तो याद रखिएगा डी ओमेगा बराबर होगा डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि पूरे क्षेत्रफल के कारण, यानी आप कह दिया जाए पूरे अनियमित पृष्ठ के कारण, तो हम दोनों ओर क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे।